क्या उत्तराखंड के गांव और कस्बों में इलाज कराना अब और भी मुश्किल हो जाएगा? क्या कानून क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 आम जनता के लिए राहत लेकर आया है या एक और परेशानी? आज की इस खास चर्चा में जानेंगे सच्चाई, साफ, निष्पक्ष और जमीनी हकीकत के साथ में। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966, वो मंच जहां हम बात करते हैं उत्तराखंड की जमीनी सच्चाइयों की। मैं हूँ आपका साथी ओम प्रकाश। आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 और उसका असर उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। हमारे साथ जुड़े हैं एक वरिष्ठ विशेषज्ञ, नीति निर्माण की गहरी समझ रखने वाले, पूर्व जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी और जनहित के मुद्दों पर लगातार सक्रिय श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे मंच उत्तराखंड संवाद 1966 पर। धन्यवाद जी, थैंक यू। रावत जी, हम चर्चा को कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों में बांटना चाहेंगे ताकि दर्शकों को हर पहलू अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले इस कानून के मूल भावना और उद्देश्य क्या है, फिर उत्तराखंड में इसके लागू होने के पीछे की सोच और तैयारी, फिर बात करेंगे जमीनी स्तर पर क्या बदलाव हो रहे हैं, गांव, निजी अस्पतालों और डॉक्टरों पर इसका असर, और अंत में जनता के लिए यह राहत है या नई परेशानी। तो रावत जी, शुरुआत करते हैं। फिर रावत जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 आखिर है क्या और इसे लाने का उद्देश्य क्या था? आप सभी को नमस्कार। और आज हमारा जो टॉपिक है ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, हेल्थ मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का एक कानून है जो कि 2010 में एक्ट के द्वारा ये लागू किया गया है। ये खास तौर पे अस्पतालों, क्लिनिक, डायग्नोस सेंटर और जो नर्सिंग होम्स हैं का पंजीकरण होना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन पैरामीटर्स में, यानी जो न्यूनतम मानक है, न्यूनतम जो स्टैंडर्ड, मिनिमम स्टैंडर्ड है, उनका पालन इन सभी से करवाया जाए, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे डायग्नोस सेंटर है, चाहे नर्सिंग होम है, ये सभी लोग पंजीकृत होंगे और एक गवर्नमेंट की रूल को, इस एक्ट को मानेंगे। तो उसका जो ये खासतौर पे ये इसलिए बनाया गया है, और जो उद्देश्य है यानी मरीजों को समान और गुणवत्तापूर्ण जो स्वास्थ्य सेवाएं देना, यानी और निजी अस्पतालों में यानी ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही हो, इलाज के खर्चों प्रक्रिया में एकरूपता लाई जा सके। यानी मरीज को ये पता होना चाहिए, उसको एक बिल मिलेगा कि भाई आपका ये टेस्ट कराया तो उसका प्राइस इतना है। ये नहीं कि उसका प्राइस मान लीजिए 100 रुपये है तो आपसे 200 रुपये ले लिया, 300 रुपये ले लिया, तो वो क्या करेंगे, वो बिल भी आपको देंगे। तो इस तरह से इस एक्ट में बताया गया है कि इसमें ये चीजें डिसाइड की गई है, सभी चीजों के लिए टाइम टू टाइम वो रिवाइज भी होती है। और इसका मीनिंग है कि सभी को एक अच्छी क्वालिटी वाली हेल्थ सुविधा दी जाए। रावत जी, आपके अनुसार यह एक केंद्रीय कानून है जो देश भर के अस्पतालों, क्लिनिकों, डायग्नोस्टिक सेंटरों, नर्सिंग होम आदि को पंजीकृत करने और न्यूनतम मानकों का पालन करवाने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य मरीजों को समान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिले और निजी अस्पतालों में पारदर्शिता और जवाबदेही हो, इलाज के खर्चों और प्रक्रियाओं में एक रूपता लाई जा सके। रावत जी, उत्तराखंड जैसे राज्य में इसे लागू करना कितना व्यवहारिक है? जी, उत्तराखंड मोस्टली देखिए 10 डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी है। अब पहाड़ी एरिया में यहाँ से वहां जाने में बहुत प्रॉब्लम, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भौगोलिक स्थिति अलग विषम है। वो जो 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे मैदानी, वो उनसे बिल्कुल अलग है। दूर दराज के गाँव है, कोई आदमी यहाँ रहता है, छोटे छोटे गाँव होते हैं, किसी में 10 घर हैं, किसी में 15 घर हैं, किसी में 2-3 भी होते हैं, ऐसे भी गांव होते हैं। तो वहाँ पे हर जगह पे डॉक्टर की तैनाती और जो नर्सिंग होम के स्टाफ को वहाँ पे लगाना बड़ा मुश्किल, तो उनको सेवाएं देना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो क्या है कि एक सेंटर बना दिया जाता है, मान लीजिए ब्लॉक में, तहसील में, कि वहाँ पे एक सेंटर खोल दिया जाता है, आप वहाँ पे आइए, वहाँ से वो सुविधा लीजिए। और तकनीकी रूप में भी ये एक कानून जो जटिलता आ रही है, इसमें ये लागू करने में बड़ी समस्या है।
उत्तराखंड जैसे स्टेट में अब क्या है कि एक नर्स को या डॉक्टर को इतना आप सैलरी देते हैं तो हर छोटे छोटे गाँव में तो उनको डिप्यूट करना बहुत मुश्किल है, उनको तैनाती करना बहुत मुश्किल। तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह सरल नहीं की गई है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो छोटे वाले जो क्लिनिक हैं वो बंद होने की जो स्थिति आ सकती है उनकी, यानी कहीं कहीं ऐसा है कुछ जो डॉक्टर छोटे मोटे डॉक्टर जो बैठे हैं, चाहे आयुर्वेद वाले हैं, चाहे एलोपैथिक हैं, चाहे होम्योपैथिक हैं, चाहे यूनानी है, वो बैठे हैं तो वो उनको भी एक मानक वो कहेंगे भी नहीं हमें ये स्टैंडर्ड के अनुसार करना है। कल हो सकता है उनकी कोई किसी बात पे कोई शिकायत हो जाए, वो हो जाए, तो इसलिए उससे बचने के लिए वो कहेंगे जब तक ये मानक पूरे नहीं होंगे तब तक हम ये किसी चीज का ना तो इलाज करेंगे ना वो मतलब आपको सुविधाएं नहीं दे सकते। तो ये उत्तराखंड में जरा सा हो जाएगा तो उसको जरा प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए, ये हमारा कहना है। रावत जी, आपके कहने के अनुसार उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है। यहाँ दूर दराज के गाँव में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही सीमित है, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी है। ऐसे में एक सख्त और तकनीकी रूप से जटिल कानून को लागू करना कठिन है। यदि इसकी प्रक्रिया सरल नहीं की गई तो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे क्लिनिक बंद होने की स्थिति में भी आ सकते हैं। रावत जी, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे क्लिनिक और नर्सिंग होम चलाने वाले डॉक्टरों का कहना है कि ये कानून उनके लिए बोझ है, क्या ये सच बात है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे प्राइवेट डॉक्टर्स के ही है, अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दीजिए, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें ले आइए, तो उन मशीनों में आप फिर क्या होगा कि कभी कभी वो पहाड़ी एरिया है वहां पे हमेशा लोग बीमार नहीं पड़ते, ये वाली बात सही है, तो ठीक रहते हैं। लेकिन बाय द वे कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ कंडीशन किसी का प्रसव का है, किसी का यानी बच्चों के टीके हैं, कुछ है, और कुछ गंभीर बीमारी हो जाती है, वो बहुत कम होती है क्योंकि छोटी छोटी गांव है इस वजह से। तो हर जगह आपको एक कानून के तौर पे उसको पूरा पैरामीटर्स को कंप्लीट करना और उससे जुड़े हुए जो दस्तावेज है, लाइसेंस है, जो स्टाफ इतना तैनात करना, स्टाफ को लगाना और इतनी सुविधाएं देना, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। मान लीजिए एक मशीन आपने 10 लाख की ले आए, उस मशीन का यूज मान लीजिए साल में सिर्फ 12 बार ही हो रहा है, यानी महीने में एक बार हो रहा है, तो जंग खाने वाली बात होगी, क्योंकि उसका तो वो खर्चा भी जो एक वैल्यू है। अब ये नहीं कि गवर्नमेंट का पैसा है, वो जो टैक्स का पैसा है, और जो प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो तो वहां जाएंगे नहीं, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए दूर दराज के जो एरिया में है ये क्लीनिंग ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा। ये एक्ट एक किस्म से देखा जाए उन क्षेत्रों के लिए एक बोझ वाली स्थिति है, आपका कहना सही है, और इसमें गवर्नमेंट को ने विचार करना पड़ेगा, जो क्योंकि बंद एसी वाले कमरों में इस एक्ट को बना दिया गया है, वहां पे एक विजिट नहीं किया गया, उनके लिए सोचा नहीं गया। और सभी के लिए भारत में ऐसा बनाया जाता है कि कानून पार्लियामेंट से पास होता है तो एक समान, लेकिन उसमें नीचे में कंडीशन रखना बहुत जरूरी है। तो वो कंडीशन कौन रखता है? टाइम से जो हमारे एमपी साहब हैं वहां बताएं कि पार्लियामेंट में पास हुआ है, तो इसमें ये हमारी तो ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत छोटी छोटी है, तो हम दूर दूर गांव है, तो वो वहां पे उसको अमेंड करना चाहिए, ताकि वो जो ऑफिसरों ने एसी वाले कमरों में बंद कर कमरों में उसका ड्राफ्टिंग की है, वो एक समस्या पैदा हो जाती है, वो कानून के अनुसार फिर काम होना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें उसको फिर अमेंडमेंट किया जाए तो भौगोलिक के अनुसार ध्यान रखा जाए, और हर डॉक्टर का लाइसेंस होना जरूरी है, वो उसकी ये वाली डिग्री होनी चाहिए। मान लीजिए उसको कोई सर्जरी करनी है तो भाई तुमने सर्जरी कैसे कर, तुम्हारे पास तो ये इस टाइप की डिग्री नहीं, करना जरूरी है, नहीं तो पेशेंट की हालत बहुत खराब हो, कभी पॉइजन वाली स्थिति आ जाती है एक बार इस तरह से। अब उसको दूर दराज वहां मतलब 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पे लाना पड़ेगा, तो वो कैसे लाया जाएगा? और रोड की कंडीशन बहुत खराब रहती है, उसमें पेशेंट को लाना है। ये जो नीचे का जो प्लेन एरिया है ना, उसके अनुसार नियम बना दिए जाते हैं, तो उनमें टाइमली अमेंडमेंट होना चाहिए, ये हमारा सुझाव भी है जी। क्या इससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर और दबाव पड़ेगा? सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी स्थितियां हैं, कई जगह हॉस्पिटल बना दिए गए, तो उन हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, उन हॉस्पिटलों में नीचे का स्टाफ नहीं है,
अब एक अभी पता चला था कि अल्मोड़ा में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती कर दी गई है, जो ईसीजी वाले टेक्नीशियन वगैरह। तो अब हार्ट के इतने केसेस आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो वो भी मतलब मेन बेस हॉस्पिटल या जो जिला अस्पताल है, अब वो दूर दराज के तो वो मीनिंगलेस हो जाता है किस्म से सिवाय उस पे। अब दबाव तो देखिए सरकारी सेवाओं पे क्यों नहीं पड़ेगा, फिर प्राइवेट वाले तो जाएंगे नहीं। प्राइवेट वाले तो मान लीजिए उससे वो डॉक्टर बैठा है, उसको पूरे दिन में एक पेशेंट भी नहीं आया, मान लीजिए वहां कोई बीमार नहीं पड़ा, वो नहीं हुआ, तो उनको क्या करना पड़ेगा, फिर कैसे करके आपको ब्लॉक में जाना है। तो प्राइवेट वाला डॉक्टर तो मुझे लग रहा है वह इलाज करने से घबराएगा, वो करेगा और वो बोलेगा भाई आप जाइए ब्लॉक में जाइए, तहसील में जाइए, जहाँ की सब जगह से आ करके। अब एक तहसील कितने ब्लॉक तो मिला के बनती है, कम से कम 4-4 ब्लॉक हो जाते हैं, 4 ब्लॉक को एक ब्लॉक में कितने गांव हो जाते हैं। तो वो सारे लोग आएंगे, सुबह से शाम तक वहां पे लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर वो लंबी लंबी कतारें और वहाँ पे संसाधनों की कमी, स्टाफ नहीं होना। कई बार आपने देखा होगा, ऐसी भी न्यूज आती है, वो कहते हैं हम सुबह के चले हुए हैं, तो सुबह के अल्मोड़ा की बात है या रानीखेत की बात है, कहते हैं वहां ईसीजी टेक्नीशियन है ही नहीं। अब उन्होंने बोला जी वो आज छुट्टी पे है, कल आएंगे। अब कल भी नहीं आए, वो कह रहे 2 दिन से। अब बार बार आना जाना, ये पर्वतीय क्षेत्रों में ये जरा सा समस्या हो जाती है। तो सरकारी उस पे ही जाना पड़ेगा। अब जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि जो स्वास्थ्य सेवाओं में प्राइवेट लोग आए, तो वो तो शायद नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको तो वहाँ बिजनेस चाहिए, बिजनेस तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो गवर्नमेंट की सेवाएं हैं, सेंट्रल जो जहाँ जिला हेडक्वार्टर है वहां पे जाना पड़ेगा जी, इलाज कराने के लिए। दोस्तों, अगर निजी क्लिनिक और छोटे अस्पताल बंद होने लगे तो पहले से ही सीमित सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ेगा। इलाज के लिए लंबी कतारें, स्टाफ की कमी और संसाधनों की मार पड़ेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में तो लोगों को इलाज के लिए शहर जाना पड़ेगा। रावत जी, क्या इस कानून से इलाज की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ेगी या इलाज महंगा होगा? देखिए ऐसा है, इलाज महंगा तो होगा ही, क्योंकि आपको एक नियम फॉलो करने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किए हैं इस एक्ट के अनुसार। मैंने बताया ना कि वो उन्होंने ये नहीं देखा है कि उत्तराखंड में ये चीजें पॉसिबल हैं कि नहीं है, या तो उत्तराखंड सरकार अपने तरीके से अलग से नियम बनाए कि भाई इसमें, अब उसमें उनको ट्रांसपेरेंसी तो हो जाएगी। आप मैंने बताया, उन्होंने कहा जी ईसीजी का टेस्ट कराना है, उसका भाई आपको पैसा 150-200 रुपए लगेगा, तो आपको रसीद मिल गई। अब अकॉर्डिंग वो कहेगा सबसे पहले आपकी पर्ची बनेगी, आप पर्ची बनने के बाद आपको ईसीजी टेक्नीशियन को, और फिर वो सारी चीजें वो होंगी, मतलब इमीडिएटली उसको नहीं होगा, वो कहेंगे आप नियम को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी तो ठीक है, वो बढ़ सकती है, ठीक है, मतलब ये तो पॉसिबल है। और प्राइवेट वाला भी, उसको भी ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, क्योंकि नियम को मानना है, तो नहीं तो उनके केस कार्रवाई हो सकती है। रजिस्ट्रेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। अब इसमें खर्च तो बढ़ेंगे, और सभी चीजें उन्होंने कह दीजिए कि मरीज आएगा, उसको बैठना है, बैठने के लिए आपको टेबल कुर्सी, ये जो भी चीजें हैं, जो स्ट्रेचर है या कोई गंभीर बीमार है उसको लिटाना है, उसको बेड चाहिए, ये चाहिए, कई चीजें, तो ये सारी चीजें लानी पड़ेंगी। तो इस एक्ट में मतलब एक कि अब उसको स्टाफ भी रखना है। अब ये नहीं कि वो फार्मासिस्ट से ही काम करवा लें यार, ये कई बार होता है, जैसे एक प्राइवेट क्लिनिक में वो कहता है वो फार्मासिस्ट का भी काम कर ले, उसको नर्स का भी काम कर ले, वो भी कर लिया, तो वो प्राइवेट वाले कर लेते हैं। लेकिन सरकार के वो नियम को फॉलो करना पड़ेगा, तो उसमें वो स्टाफ नर्स अलग होगी। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के चक्कर में ये सारे खर्चे तो बढ़ ही जाएंगे, और ये बोझ आखिर किस पे पड़ेगा? प्राइवेट सेक्टर वाले तो उस पे यानी मरीज पे डाल देगा, वो कहेगा भी हमें ये चीज के लिए। इवन आपने देखा होगा क्लिनिकों में आप जाते हैं, वो पानी की बोतल, वो उसमें भी उसको भी कहते भी ये 10 रुपए का बोतल है, क्योंकि आदमी पानी तो पिएगा ही। अब उसको पानी भी वो वाला बिस्लरी वाला देना, अच्छा क्वालिटी का देना है, कहेगा भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बिठा रहे हैं, आपको एसी वाले कमरे। हो सकता है देखिए बीकेएसएन तहसील में वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे एसी चलाना पड़ता है। यदि वो पहाड़ी एरिया में वहाँ पे अपने जहां से आया है वहाँ पे हो,
क्योंकि वहां भीड़ भी बढ़ जाती है ना, तो सारी सुविधाएं। अब सड़क पे तो आदमी बैठेगा नहीं, उसको अंदर ही बैठाना पड़ेगा, और वहां कतारें भी लंबी होंगी। तो ये सारी चीजें बढ़ानी पड़ेगी उनको, सारी चीजें, पानी भी देना है, टॉयलेट्स की भी फैसिलिटी देनी है, सारी चीजें, कि जल्दी काम भी नहीं होगा। हो सकता है सुबह आए तो उसके आगे 17 लोग पहले से खड़े हों, ये सारी चीजें बढ़ जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर वाला फिर वो अभी पीपीपी मोड में ये हॉस्पिटल विकेशन वाला चल रहा था, जो 31 तारीख के बाद, 31 मार्च के बाद बंद हो गया, फिर ये शायद गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया उन्होंने। तो उसमें क्या था कि पीपीपी मोड यानी जो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप का है, यानी आपको कोई खर्चा मान लीजिए 5,000 रुपए का है कोई भी टेस्ट, तो उसमें 500 रुपए तो आपको देना है, 500 रुपए गवर्नमेंट भरती थी। अब हो सकता है कि वो जो प्राइवेट सेक्टर जिसने खोला है, वो हैंडओवर किया है, जो चला रहा है हॉस्पिटल को, वो कहेगा भी अगली बार से हम आपका 600 रुपए कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहेगी हम तो 500 ही देंगे, वो कहेगा नहीं मेरे 600। कुछ नियम होते हैं ना ऐसे, तो वो खर्चा वो अपना बढ़ाएंगे, डिवाइड करेंगे, वो अल्टीमेटली लास्ट में मरीज के ऊपर ही सभी चीजें आएंगी। दोस्तों, दोनों बातें संभव है। गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ सकती है अगर ठीक से लागू किया जाए, लेकिन इलाज महंगा भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन, स्टाफ रखने जैसे खर्चे बढ़ेंगे। इनका बोझ आखिरकार मरीज पर ही आ सकता है। रावत जी, इस कानून को लागू करने का सही तरीका क्या है, मतलब क्या हो सकता है ताकि ये जनहित में हो? हाँ, इसमें देखिए, अब एक बात आपने देखी होगी, कभी आप पेंसरियों में चले जाइए, मैं दिल्ली की बात कर देता हूँ, उत्तराखंड की जरा सा बात अब हटके। क्या हुआ है कि जब से कंप्यूटर आया है, पहले डिस्पेंसरी में जाते थे तो डॉक्टर आपके चेहरे को देखता था, कहते पेशेंट बीमार है, और उसकी नाड़ी को भी हाथ देखता था, बॉडी में चेकअप करते थे। तो आजकल वो क्या देखते हैं कि पहले वो पूछते, अच्छा दूर से देख के, जैसे कोरोना है तो अब से वो हाथ भी नहीं लगाते, तो दूर से देख के वो कहते हैं अच्छा ये प्रॉब्लम है, फिर वो आपको नहीं देखेंगे, आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। तो वो क्या करेंगे, उनका ध्यान कंप्यूटर की ओर रहेगा। कंप्यूटर की इंफ्रास्ट्रक्चर का वो फैसिलिटी है वो दे दिया उन्होंने। उसमें ये देखना होता है उनको, जो मैं मेडिसिन में लिख रहा हूँ हमारे स्टॉक में है कि नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक से जुड़ा हुआ है कंप्यूटर। तो वो क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आने से उनके पास ट्रेनिंग की कमी है अब, या वो एक्सपर्ट नहीं है, या वो नहीं है, तो उनको एक ट्रेनिंग भी देना जरूरी है डॉक्टर को। लेकिन जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सब जगह होते हैं या कहीं ऐसी जगह पे, तो वहाँ क्या है, वो हाथ से लिखते हैं, तो उनको कंप्यूटर से नहीं, उनको एक फैसिलिटी दी गई है जो उनका रजिस्ट्रेशन करता है, वो उनको आगे भेजता है। तो यहाँ पे डिस्पेंसरी वाले जो डॉक्टर है वो ऐसा करते हैं। यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल है कि यहाँ ऐसा होता होगा कि, लेकिन इसमें जो कानून को लागू करने का जो तरीका यही है कि भी डॉक्टरों को ट्रेनिंग की जाए। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जो छूट है, यानी सरल मानक तय किए जाए, यानी मीनिंग है कि उसमें जरा सा रिलैक्सेशन होना चाहिए उस रूल्स में, कि यार आप दूर दराज के एरिया में ये पॉसिबल ये नहीं है हर चीज। अब वहां पे हो सकता है वहां पे एक ही कंप्यूटर हो, फिर वहां पे लाइन भी लग सकती है, तो कंप्यूटर ना भी हो। तो पंजीकरण प्रक्रिया क्या है कि आजकल मोबाइल है सबके पास, वो ऑनलाइन सीधा चले जाए, तो वहां जिस तरह से भी उनको करना है उस तरह से, मतलब ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया जाए तो वो आसान हो जाए। यानी अपॉइंटमेंट लेना है तो वो अपने घर से चले और घर से ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर दे। ये फैसिलिटी भी एम्स में होने लग गई है, घर से ही आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया में अपॉइंटमेंट हो जाता है, फिर आप किस डॉक्टर पास जाएंगे ये भी वो बता देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये सुविधाएं एम्स में, लेकिन और हॉस्पिटलों में भी इतना नहीं है। ये उत्तराखंड के हॉस्पिटलों में क्या पोजीशन है इसमें शायद इसमें भी नहीं होगा, जब वहाँ पे बड़े हॉस्पिटलों में ये चीजें नहीं है। तो इसका मीनिंग है पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उसको ठीक किया जाए, और छोटे डॉक्टर क्लिनिक जो सरकारी जो सहायता से उनको जो चलाई जाए, मतलब उनको सब्सिडी दी जाए। जैसे दिल्ली में कुछ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल कर दिए कि आप वहां जाकर के टेस्ट करा सकते हैं, तो यहाँ पे भी ठीक है। लेकिन यहाँ गांव में दूर दराज वहां तो टेस्ट सेंटर ही नहीं है। अब दिल्ली की हम कंपेयर तो कर ही नहीं सकते यहाँ पे उत्तराखंड को, क्योंकि वहां पे हर जगह बिजनेस है, तो ये बिजनेस से जुड़ गया ना सारी चीजें। मतलब है कि छोटे डॉक्टर को ये सुविधाएं दी जाए। छोटे डॉक्टर से मतलब है डॉक्टर तो है वो,
लेकिन वो छोटे शहरों में बैठे हुए हैं। जब भी यह कानून बनता है कि पहले पूरी तरह से स्टडी होनी चाहिए। वैसे जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कानून बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है, इतनी आसानी से नहीं बनता, उसकी काफी टाइम ड्राफ्टिंग होती है, सारी मिनिस्ट्रियों कंसर्न मिनिस्ट्रियों को बुलाया जाता है। अब मान लीजिए उन्होंने उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी एक लेटर लिखा होगा कि हम ये कानून बनाने जा रहे हैं 2010 में, 2000 में हम लोग बन गए, उत्तराखंड बन गया, तो यहाँ लेटर आया होगा हेल्थ, इनकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, कि भाई आपकी कुछ वो है, क्योंकि चूंकि ये देहरादून में बैठे हैं लोग, तो इन्होंने कहा होगा नहीं ठीक है सब ओके, क्योंकि वो तो बाहर जाते नहीं है। पूछा गया है जो दूरस्थ, कोई पिथौरागढ़ के धारचूला में बैठे हैं, कोई उत्तरकाशी के वहां पे बैठे हैं, कोई चमोली डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, कोई अल्मोड़ा के दूर दराज में बैठे हैं, तो वो उनसे वहां जो डॉक्टर तैनात है उनसे कमेंट लिया जाए तो वो एक्चुअल में फैक्ट को बताएंगे सही तरीके से। तो मेरा कहना है कि उसमें जरा चेंज लाई जाए, व्यवहारिक कुछ चीजें लाई जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि कानून बनने से पहले वो ड्राफ्ट को सर्कुलेट किया जाता है। अब सवाल ये कि जहां सर्कुलेट करके उसको भेजा गया है तो आपका जो कंसर्न है वो पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो सारा ड्राफ्ट चले जाता है। ड्राफ्ट होता है कम से कम 75 पेज से 125-50 पेज, 125 पेज का होता है। तो उसको अब पढ़ेगा कौन? उन्होंने कहते हैं आपका कमेंट चाहिए, वो कहते ठीक है जी आप कमेंट दीजिए, ठीक है ये मतलब ड्राफ्ट इज ओके, यानी आपने कह दिया जो प्लेन्स के लिए बनाया वैसी उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के लिए भी ठीक है। ये प्रॉब्लम आ रही है यदि गैरसैंण में राजधानी हो या गैरसैंण में लोग बैठे तो तब उनको पता चले, अरे हाँ वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि वहां से कर्णप्रयाग, थराली और गैरसैंण के जो और गांव हैं या जो दूर दराज के हैं वहीं से उनको सामने देखने बाहर आके, अब वहां क्या वहां सड़क पर प्लेन एरिया, वो कहते हैं इस ड्राफ्ट को कौन पढ़ेगा, वो इसे ओके। तो हमारा कहना है कि उसको इसीलिए विकसित भारत 2047 तब बन पाएगा ये मेडिकल सुविधाएं सही मायने में सही जगह तक पहुंचे। रावत जी, आपके कहने के अनुसार कानून लागू होने से पहले जन जागरूकता और डॉक्टर की ट्रेनिंग जरूरी है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए छूट या सरल मानक तय किए जाए। पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन और आसान बनाया जाए। छोटे डॉक्टरों और क्लिनिकों को सरकारी सहायता या सब्सिडी दी जाए। तभी यह कानून जनहित में और व्यवहारिक दोनों बन पाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी अस्पताल या डॉक्टर के पास गए हैं और कुछ अनुभव रहा हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपके गांव या ब्लॉक में इस प्रकार इस कानून से कोई बदलाव दिखाई देता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप मानते हैं कि स्वास्थ्य सेवा हर व्यक्ति का हक है तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए। साथियों, आज की चर्चा से एक बात साफ है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 का मकसद भले ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना हो, लेकिन इसके लागू होने के तरीके और जमीनी हकीकत में बड़ा फर्क है। आवश्यकता है इस बात की कि कानून जनहित में रहे और साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए भी व्यवहारिक बने। अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल उत्तराखंड संवाद 1966 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वही मुद्दे जो वाकई मायने रखते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।